तो लेके आ गया मैं तुम सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू मानवा। और मैं इस मानवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बेस्ट मानवा है और ये अभी अभी बस रिलीज हुई है। तो ये काफी ज्यादा ही कमाल की है क्योंकि इसकी स्टोरी वो बहुत ज्यादा झकास है और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम लोग अगर इस वीडियो को 6 मिनट या 7 मिनट तक देख लो तो तुम पूरी तरीके से हुक हो जाओगे इस स्टोरी में, क्योंकि ये इतने ज्यादा ही कमाल की है। तो प्लीज जितने भी न्यू व्यूवर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। और एक बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस बेहतरीन सीरीज को। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ की एक बूढ़ा मोंग होता है और वो बोल रहा होता है कि तो तुम जानना चाहते हो वी योंग हो के बारे में। जहाँ हमें बताया जाता है कि ये लिविंग बुद्धा मास्टर मुंगशान है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक बच्चा होता है जहाँ वो बच्चा बोलता है कि हाँ, मैं जो पुराने जमाने के जो हिस्ट्री के मार्शल आर्टिस्ट है उनके बारे में डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ और मैं हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद जो बूढ़ा मोंग होता है वो बोलता है कि वियोंग हो वो एक रेडिएंट मार्शल था, और वो ये बोल के चुप हो जाता है। और वो उसके बारे में सोच के थोड़ा परेशान हो रहा होता है वो मोंग। वो बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा अपसेट मैन था, उसके मुंह में जो भी आता था वो किसी के सामने भी बोल देता था। और जो बूढ़ा है उतने महान आदमी को हमारे पास भेजे थे। जहाँ उस मोंग की बात सुन करके वो जो बच्चा होता है वो काफी खुशी से उसके बारे में लिखने लगता है और बोलता है कि मैं जानता ही था कि आप कुछ ऐसा बोलोगे। और उसके बाद वो पूछता है कि जो वो थे मास्टर उनके डे टू डे लाइफ में क्या वो करते थे। तो उसकी बात सुनने के बाद ये मॉन्क कांपने लगता है। वो बोलता है उसका डेली बिहेवियर और उसका यूजुअल अपीयरेंस, और वे सोचने के बाद बहुत घबरा रहा होता है। तभी जो वो मॉन्क रहता है वो अपने काबू से बाहर आ जाता है, उसकी आंखें अजीब तरीके से चिढ़ने लगती है और हमें समझ में आ जाता है कि ये बंदा बहुत मुश्किल से ये सारे झूठी बात इसको बता रहा होता है। और बोलता है कि अब मैं ये बकवास और नहीं बोल सकता। जहाँ इसकी इस तरीके के बिहेवियर को देख के वो डॉक्यूमेंट लिखने वाला बच्चा वो काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है आखिरकार ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है, सीन बदलता है और उस बच्चे को उस जगह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तो वो एक और पवेलियन गया था जहाँ का जो मास्टर होता है उसने भी इसे वहां से बाहर भगा दिया था। और हमें पता चलता है दूसरे पवेलियन जिसमें ये गया था उस पवेलियन का नाम होता है हुबे पैंग क्लैन। जहाँ उस क्लैन का मास्टर चिल्लाते हुए इसको बोल रहा होता है तुम वी योंग हो के बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम बस उसकी बकवास क्यों कर रहे हो मेरे सामने। और हमें पता चलता है ये सुप्रीम लीडर है हुबे पैंग क्लैन का, पैंग डॉग यू। जहाँ वो चिल्लाते हुए ये भी बताता है कि आखिरकार तुम उस तरीके के अजीब कचड़े वाले इंसान के बारे में क्यों इतना जानना चाहते हो। और इसके बाद वो उसे वहां से भगा देता है और वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि एक बैग सॉल्ट लेके आओ और यहाँ पे छिड़को ताकि ये जगह प्यूरिफाई हो सके वापस से। और ये सब देख के वो जो बच्चा होता है जो हिस्ट्री जानना चाहता है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसके बाद हमें बताया जाता है और जो वियोंग था वो था रेडियंट मार्शल किंग। और बताया जाता है कि वो एक लेजेंडरी फिगर था जिसने कि खत्म किया था एयर ऑफ केओस को। और वो एक ट्रू जेंटलमैन था और वो दुनिया का सबसे ज्यादा महान इंसान में से एक था। और जो लोग थे वो उसके बारे में कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा ही काइंड था और जो कमजोरों की मदद करने वाला था। और यही सब उसके बारे में ये पूरी दुनिया कहती है। जहाँ के कुछ लोग उसे हिस्ट्री का सबसे महान आदमी कहते हैं और जहाँ कुछ लोग उसे बोलते हैं शिविलियस वॉरियर, जो कि सबसे महान था इस पूरे हिस्ट्री में। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही छोटा हिस्टोरियन दौड़ते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि उतने महान इंसान के बारे में आखिरकार कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। और वो बोलता है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो हिस्टोरियन होने के नाते पूरे हिस्ट्री को पता करे और जो हिस्ट्री छुपी हुई है वो उसे पता करेगा। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज वो दिन है जब एक इंसान को हकीकत पता चल जाएगी अपनी वी योंगहो की। जहाँ इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही टूटा फूटा होता है और हमें पता चलता है कि वहां पर एक काफी ज्यादा अजीब सा बूढ़ा इंसान है। और हमें बताया जाता है ये एक बेगर सिख का डिवाइन मैड डॉग है। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि जहाँ वो बेगर हंसते हुए बोल रहा होता है कि ओह, तुमको यूबी पवेलियन और सोवलिंग पवेलियन से भगा दिया गया। जब तुमने वी योंगहो के बारे में मेंशन किया तो उसके सामने वाला वो छोटा हिस्टोरियन बताता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा।
उन दोनों का रिएक्शन लगभग सेम ही था। और जो बेगर रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स उनका रिएक्शन ऐसा ही मिलना था। जो हाउस बेगर की बात सुनने के बाद वो छोटा स्टूडेंट हैरान होता है और बोलता है आखिरकार ऐसा क्यों। तो इसके बाद जो वो बेगर रहता है असली कहानी सुनाने लगता है वी योंग हो को, उस स्टोरियन को। वो बताता है कि आज से 100 साल पहले गंगडोंग्स वियंग क्लैन में एक आदमी पैदा हुआ जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेकार इंसान था। और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि जमीन में अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है और सो रहा होता है। जहाँ कि हमें पता चलता है वो उठा हुआ है मगर वो कोढ़ी है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है। और वो बोल रहा होता है कि मैं बनूंगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान। और हमें पता चलता है ये लेजी इंसान ही है अपना वी योंग हो जो कि अभी 12 साल का है। और बता रहा होता है वो बेगर कि उस समय पे एक बच्चा था जो कि बनना चाहता था इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर जो कि हेवन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और वो बच्चा पैदा हुआ था मार्शल क्लैन में और उसे बड़ा किया गया था ये सिखाते हुए कि शिविली वॉरियर कैसे बना जाए, जिसकी वजह से उसे पहले से ही मालूम था कि सबसे टॉप पर जाने का सबसे आसान तरीका क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी ने अपना गोल अपनी दीवार पे भी लिखा हुआ होता है और यहाँ तक कि उसे पता होता है कि सबसे आसान तरीका क्या है सबसे टॉप पर जाने का। जहाँ वो बताता है वो तरीका है लगातार मेहनत करते रहने का। जहाँ वो लेटे लेटे बोल रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो। आखिर में तुम्हारा जो इफर्ट है तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वही काम करता है और वो इफर्ट ही है जो तुम्हें काफी ज्यादा आगे लेके जाता है और तुम्हें ग्रेट बनाता है। जहाँ हमें बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होता है उस बेगर का वॉइस जो कि बोल रहा होता है कि ये जो बच्चा था इसका फील वो सच में काफी ज्यादा था। लेकिन बस इस बच्चे में एक ही दिक्कत थी और वो दिक्कत थी कि ये बच्चा काफी ज्यादा ही लेजी था। जहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा बाहर देखते हुए बोल रहा होता है कि अभी काफी ज्यादा लेट हो गया है अब वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता। जहाँ वो उठकर बैठता है और सनसेट को देख रहा होता है। जहाँ इसके बाद अचानक से ही वो वापस से घुलट जाता है और अपने कंबल में आकर के वापस से सोने लगता है और बोलता है कि अब तो शाम हो चुकी है और मुझे ट्रेनिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं कल से करूंगा। जहाँ इसी के बाद उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं और उसे सोते हुए देख करके उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि उठ जाओ। और वो जोर जोर से उसे चिल्लाते हैं और वो जोर जोर से उस पर चिल्लाते हैं। जहाँ तभी वो बंदा उठता है और बोलता है कि आप फिर से यहाँ पर आ गए मुझे परेशान करने के लिए। तो उसके फादर गुस्से में बोलते हैं तुम्हें पता भी है अब इस समय क्या हो रहा है। और हम बताया जाता है कि ये पैट्रियार्क है गंगडोस वीकलैंड के जिनका नाम होता है वी जियोंग हान। जहाँ उसका बेटा बोल रहा होता है मैंने सूरज को डूबते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं सो जाऊं। तो उसकी बात सुन के उसका बाप बोलता है क्या तुम अभी भी सोने का प्लान कर रहे हो वो भी अपने बिस्तर में? क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम इस रूम में कितनी देर से पड़े हुए हो और कब से सो रहे हो? तो उसकी बात सुनने के बाद जो वी योंग होता है वो बोलता है कि शायद से मेरे सोते हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, नहीं नहीं 2 दिन हुए हैं। जहाँ उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम बेवकूफ बच्चे तुम्हें पता भी है तुम 4 दिनों से सो रहे हो किसी यूजलेस कमीने की तरह, तुम्हें कोई काम नहीं है, बस तुम अपने कंबल में पड़े पड़े सोते रहते हो दिन भर। जहाँ वो बताते हैं हमारे तो पीठ ही में दर्द हो जाएगा जितना तुम सोते हो उतना हम सोए, यहाँ तक कि एक भालू भी इतना नहीं सोता जितना आजकल तुम सोने लगे हो। जहाँ उसकी बात सुनने के बाद अपना वियोंग काफी शर्माने लगता है। वो बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रहा, मैं शाम में उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वापस से सो जाना चाहिए। जहाँ ये बात सुनने के बाद उसके फादर और भी गुस्सा करने लगते हैं और कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। जहाँ वियोंग बोल रहा होता है कि मैं सच में ट्रेनिंग करूंगा लेकिन मैं कल से करूंगा और मैं ट्रेनिंग बस इसी वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी आंखें जब भी खुलती है तो मैं देखता हूँ कि सनसेट हो गया है तो मुझे सोना पड़ जाता है और इस वजह से अभी भी सनसेट हो चुका है तो मैं सो जाऊंगा और कल से ट्रेनिंग वापस से करूंगा। जहाँ उसकी ये बात पूरा होने से पहले उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए उसे कमीना बोल रहे होते हैं और उसके बेड़ी को उठा लेते हैं उसी के साथ और उसे जमीन पर पटक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस अपने खराब से एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, तुम्हें मेहनत और हार्ड वर्क करना चाहिए ना कि दिन भर सोना चाहिए।
और उसके फादर ने सोच लिया था कि आज मैं इसका एटीट्यूड सही करके रहूंगा। और इसी के बाद वो उसकी धुलाई कर देते हैं, जहाँ जो ग्रेट गाउंडन्स हाउस होल्ड होता है वह शाम हो जाती है। और इसके बाद सीन बदलता है और हमें उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं। जहाँ इसी के बाद उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जिनका नाम जो बंग होता है। और वो बोलते हैं कि आप सेकंड यंग मास्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो। जो कि बोलते हैं कि आप सेकंड यंग मास्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। और उसकी बात सुनने के बाद जो वियोंग हो के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मैं और किसकी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो सकता हूँ। तो इसका बात सुनने के बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो समय के साथ बड़ा होगा और मैच्योर जरूर से हो जाएगा। जो उसके फादर अपना सर पकड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये सब मेरी गलती है। और वो हमें बताते हैं कि जब वी योंग हो 2 साल का था, तब वी जोंग हा यानी कि वी योंग के फादर को जाना पड़ा था मार्शल ड्यूल के लिए। और हमें दिखाया जाता है इनकी वाइफ, जिनका नाम हांगशंग होता है, इनका छोटा बेटा वी योंग हो और बड़ा बेटा वी शोंग हो होता है। और एक अनबॉर्न चाइल्ड होती है जिसका नाम शिरियोन होता है। जहाँ ये बता रहे होते हैं कि इन्हें लगा था कि इनकी जो जर्नी है उसमें इन्हें 2 साल लगेंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा समय लग गया और इन्हें वापस अपने घर आने में पूरे 8 साल लग गए। जहाँ इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा ऑनरेबल टाइटल मिल गया, जो था राइट या सिविलियस स्वॉर्ड्समैन। और इसकी वजह से उनके जितने भी बटलर और लोग थे उन्होंने इनके काफी ज्यादा ही सम्मान दिया। और इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने एक काफी बड़ी चीज को खो दिया, और वो था कि उनकी जो वाइफ थी वो पहले काफी ज्यादा जेंटल और प्यारी थी, लेकिन अब वो किसी खूंखार शेरनी से कम नहीं है। जहाँ उनकी वाइफ बोल रही होती है, हनी तुम पिछले 8 साल से आखिर कहाँ थे। जहाँ वो बताते हैं कि उनका जो 2 साल का बेटा था, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वो बड़ा होकर कोई भी परेशानी नहीं देगा, वो बड़ा होने के बाद एक आलसी स्लॉथ बन गया। और ये सब सोचने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके पूरे फेस से पसीना आने लगता है। जहाँ जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी अपने रास्ते में है और वो यहाँ आने वाला होगा। और ये सुनने के बाद बियोंग के फादर बोलते हैं आखिरकार कौन रास्ते में है, कौन यहाँ आने वाला है। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि आप उनके बारे में भूल गए, वो वापस आने वाले हैं आज। और इसी के बाद उसके फादर को याद आता है, अरे हाँ, वो वापस आने वाला है। और उनका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है हाँ, पूरे 3 साल बीत गए हैं और उनकी जो एकेडमी है वो कंप्लीट हो गई है और उनको वहां से छुट्टी मिली है, तो वो आने वाले हैं। जी हाँ, ये सुनने के बाद वियोंग हो के फादर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वियोंग यो हो वो छोटा कमीना, वो बस एक ही इंसान है जिससे काफी ज्यादा डरता है। और इसके बाद सीन बदलता हुआ हमें दिखाया जाता है कि अपना वियोंग हो उसके पीछे कोई आ चुका है, जिसकी वजह से वियोंग हो को काफी ज्यादा ही गूज़बम्प आ रहे होते हैं। उसका हाथ का रोमा खड़ा हो चुका होता है और उसे ठंड लग रही होती है। और वो सोचता है कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। जहाँ तभी वो पीछे घूमता है और देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई होता है और जिसका नाम हमें बताया जाता है विशान हो। जिसे देखने के बाद अपना वियोंग हो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और उसका बड़ा भाई उससे सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम कितने समय से सो रहे हो? जहाँ अपने बड़े भाई का सवाल सुनने के बाद वियोंग बोलता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप कब आए? तो उसकी बात सुनने के बाद उसका बड़ा भाई बोलता है कि पहले मैंने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दो। तो ये सुन के वियोंग अपना सर खुजलाने लगता है और उसे इस तरीके से देख करके उसका बड़ा भाई उसे घूरने लगता है। जहाँ अपने भाई को उस तरीके से देख करके वियोंग डर जाता है। वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैंने सुबह में ट्रेनिंग किया था और मैं अभी थोड़ा थक गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नैप ले लूं। तो जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि धत तरीके आखिर बड़े भाई यहाँ कब आ गए। जो उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये बोलता है हाँ, मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि तो चलो मुझे एक टेक्निक दिखाओ, जल्दी से उस कैंडल को 2 टुकड़े में काट करके दिखाओ। और वो कैंडल की तरफ इशारा करके ये बोलता है, जिसे देख करके योंग हो काफी हैरान हो जाता है। जहाँ उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम पिछले 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुमने कुछ तो सीखा होगा। जहाँ इसके बाद योंग को ना चाहते भर में भी वो चीज को करना पड़ता है और वो स्वॉर्ड उठा करके वहां पे आ जाता है।
जहाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है कि जहाँ उसका बड़ा भाई बोलता है कि चलो आगे बढ़ो और मुझे करके दिखाओ। जहाँ योंगो बोलता है कि लेकिन हम लोग तो घर के अंदर है, ये तो काफी खतरनाक हो सकता है। तो उसका बहाना सुन के उसका बड़ा भाई गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना करो, जो भी चीज होगा मैं संभाल लूंगा। तो जहाँ उसको इस तरीके से देख करके योंगो घबरा जाता है और वो बोलता है हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जहाँ इसके बाद वो स्टाइल में शॉट घुमाते हुए आगे बढ़ता है और अपने फ्लैश ट्रिक दिखा रहा होता है और एक जगह पे पोजीशन ले लेता है ताकि वो कैंडल को स्प्लिट कर सके। यहाँ इसके बाद वो अपने पैर में पूरी पावर भरता है और काफी तेजी से उस कैंडल की ओर बढ़ जाता है और वो हवा में काफी सारे गुलाटी मार रहा होता है और काफी शानदार शॉट टेक्निक को दिखा रहा होता है। जहाँ उसका भाई उसे गौर से देख रहा होता है। जहाँ इसके बाद अपना जो योंग हो रहता है वो सोरिंग ड्रैगन नाम का एक स्लैश लगाता है और इसके बाद वो पीछे घूमता है और हमें दिखाया जाता है कि उस कैंडल को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, ये बस नाटक कर रहा था योंगहो। और ये देखने के बाद योंगहो भी समझ जाता है और इस चीज को देखने के बाद योंगहो भी समझ लेता है कि उसका फील्डिंग अब सेट हो चुका है। जहाँ उसका बड़ा भाई गुस्से में बोलता है तुमने तुमने 3 साल बर्बाद कर दिए और इन 3 साल में तुमने एक भी शॉट टेक्निक को मास्टर नहीं किया और अभी तक तुम किसी भी लेवल पर नहीं जा पाए। और यहाँ तक कि पिछले 3 साल में जब मैं यहाँ नहीं था तुम और भी ज्यादा बेकार हो चुके हो। और ये बोल करके वो योंगहो के कमरे से बाहर चला जाता है। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि इनकी पूरी फैमिली मिलकर बैठी है और डिनर कर रहे हैं साथ में। जहाँ योंगहो मन में सोच रहा होता है कि आज जो खाना है वो उससे पचने वाला नहीं है। वो इस बारे में पक्का श्योर है क्योंकि आज उसके सामने उसका भाई बैठा है। जहाँ उसके फादर उसके ब्रदर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा मार्शल एकेडमी लाइफ कैसा चल रहा है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है हाँ ये ठीक है, मुझे उसमें कुछ डिफिकल्टी हो रही है लेकिन मैं उसे इनकाउंटर कर सकता हूँ क्योंकि डिफिकल्टी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे डिफिकल्टी को फेस करना होगा। और वैसे ही काफी खतरनाक बातें बोल रहा होता है जो सुन करके उसके फादर को भी काफी अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मेरे बेटे तुम काफी ज्यादा ही सफर कर रहे हो क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूँ। मैं जरूर से तुम्हारी मदद करना चाहता लेकिन उसका बेटा बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ताकतवर बनना चाहता हूँ और मुश्किलों को फेस करने के बाद मैं ताकतवर बनूंगा। तो उसके फादर बोलते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ हमें दिखता है कि अपना योंग हो अपनी छोटी बहन को चिढ़ा रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है। जहाँ इसी के बाद योंगहो का बड़ा भाई अपने चॉपस्टिक को नीचे रखता है और सीरियस होते हुए बोलता है कि सभी लोग मुझे आप सभी से एक बात करनी है। तो उसकी बात सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है। तो योंगहो का बड़ा भाई बोलता है मैं योंगहो के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये चीज सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और योंगहो का तो बत्ती ही गुल हो जाता है। वो बोलता है क्या मेरे बारे में, लगता है मेरा फील्डिंग सच में सेट हो चुका है। जहाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो योंगो है वो भी मेरे साथ मार्शल एकेडमी में जाए और वहां जाकर ट्रेनिंग करे। जहाँ ये सुनने के बाद योंगो का होश उड़ जाता है। वो सोचता है कि उसका जो आरामदायक जिंदगी है अब वो एक नर्क में बदलने वाला है और वो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। जहाँ इसके बाद हमें बेगर को दिखाया जाता है जो कि हिस्टोरियन से बोल रहा होता है कि जबकि उन दोनों मास्टर ने उन दोनों पवेलियन के तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, जब तुमने वी योंग हो के नाम को मेंशन किया और तुम्हें वहां से भगा दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा वो पूरी स्टोरी। जहाँ इसके बाद हमें बताया जाता है कि वही दिन था जिसके बाद शुरुआत हुई एक महान हिस्ट्री की। जहाँ किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये आलसी लड़का ये आगे चल के इस पूरी दुनिया को हिला के रखने वाला है। जहाँ हमें दिखता है कि अपने योंगहो और उसके ब्रदर का सफर स्टार्ट हो चुका है। जहाँ वो और उसका ब्रदर एकेडमी के लिए एक साथ निकल चुके होते हैं। जहाँ योंगहो का हालत खराब होता है क्योंकि उसे घुड़सवारी नहीं आता और वो बोल रहा होता है कि बड़े भाई क्या क्या हम रेस्ट नहीं कर सकते, हम आखिरकार रेस्ट कब करेंगे। जहाँ हमें बताया जाता है कि जो योंगो है उसे घर वाले के दबाव की वजह से मार्शल एकेडमी जाना पड़ता है। जहाँ जो उसकी फैमिली है वो थोड़ा बहुत अपसेट होती है। जहाँ हमें दिखता है कि इसकी जो छोटी बहन है शिरयोंग वो काफी ज्यादा रो रही होती है। जहाँ इसके फादर काफी ज्यादा हंसते हुए इसे बोल रहे होते हैं कि एक मर्द बनकर आना। जहाँ इसकी मॉम बोल रही होती है कि अपना ध्यान रखना, लेकिन उन्हें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि ये यहीं इस घर में रुक जाए। जहाँ वो भी जाते हुए अपने छोटी बहन को बाय बोल रहा होता है और बोलता है कि
बिल्कुल भी मत रोना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ उनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ चल रही होती है। जहाँ हमें दिख रहा होता है कि अपना योन हो वो काफ़ी ज़्यादा ही थका हुआ होता है। जहाँ वो अपने बड़े भाई से बोल रहा होता है कि आखिरकार हमें और कितनी ज़्यादा दूर जाना है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि अभी यहाँ से हमें वहाँ पहुँचने में करीब 10 दिन और लगेंगे। और ये सुन के योना के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है, क्या 10 दिन? तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि अगर तुम्हें घोड़े चलाने आते तो हम 5 दिन में पहुंच जाते। जहाँ ये बस सुन के यूनो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे घुड़सवारी नहीं आती। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जहाँ इसके बाद यूनो बोलता है कि चलिए बड़े भाई अब हम आराम कर लेते हैं, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। ये हिल ये काफी ज्यादा ही ऊंचा है, मेरा पेट वो सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसी के बाद वो एक पेड़ के पास इशारा करते हुए बोलता है कि ज़रा देखो बड़े भाई, वहाँ पे कुछ लोग आराम कर रहे हैं, हमें भी जाके आराम करना चाहिए। लेकिन उसके बड़े भाई को काफ़ी अजीब लगता है उन लोगों को वहाँ पे आराम करते हुए देख कर के, और वो तभी अपने घोड़े को रोकता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है। जहाँ ये देख कर के उसका छोटा भाई बोलता है कि आखिरकार आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ उसका बड़ा भाई उन लोगों के पास पहुँच जाता है और उन्हें देखने लगता है। जहाँ यन्हो भी उसके पास पहुँच के बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा ही लेट कर दिया। ये लोग सभी मर चुके हैं। जहाँ उस चीज़ को देख कर के यन्हो के तो पसीने छूट जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो? जहाँ उसका बड़ा भाई बताता है कि ज़रा तुम इन लोगों को देखो तो, और उसकी शर्ट उतार देते हैं। जहाँ यन्हो का तो हालत खराब होता है वहाँ पे मरे हुए लोगों को देख कर के। जहाँ यन्हो का बड़ा भाई दिखाता है कि उन लोगों के ऊपर एक फ्लावर का सिंबल बना हुआ होता है, जिसके बारे में उसका बड़ा भाई बताता है कि एक टेक्निक है जिसे फ्लावर इंक्लूडिंग पाम कहते हैं। जो सुन के उसका छोटा भाई बोलता है कि क्या इंक्लूडिंग फ्लावर, ये क्या आखिरकार? तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि इस टेक्निक को क्रिम्सन फ्लावर पाम भी बोला जाता है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने वाला एक ठरकी क्रिमिनल है। ठरकी समझ रहे हो ना? ठरकी क्रिमिनल मतलब समझ लो तुम लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ वो बताता है कि वो इसी तरीके की इविल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लोगों को मारता है। जहाँ उसका भाई बोलता है कि क्या एक ठरकी क्रिमिनल, आखिरकार वो क्या करता है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उसका बड़ा भाई बताता है कि तो उसकी बात सुनने के बाद उसका बड़ा भाई बताता है कि जो भी वुमेन इस माउंटेन को क्लाइंब करती हैं वो उनका शिकार करता है, और इसी वजह से ये जो लोग हैं शायद इन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा किसी वुमेन को और उस क्रिमिनल ने इन्हें मार दिया। तो दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि एक वुमेन अभी खतरे में है। और ये बोलने के साथ ही उसका भाई सुपरमैन की तरह वहां से उड़ जाता है और उस ओर जाने लगता है उस वुमेन को बचाने के लिए। और ये देख करके अपने योनो का हालत खराब हो जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने भाई को ऐसे ही छोड़ दोगे? और हमें दिखता है कि योनो का तो हालत ही खराब हो चुका है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कैसे बड़े भाई हो? तुम मुझे इन मुर्दों के साथ कैसे छोड़ के जा सकते हो? लेकिन योनो बस आवाज देता रह जाता है, लेकिन उसका भाई पीछे मुड़ के नहीं आता और वो उस ओर चढ़ा जाता है। जो है योनो समझ जाता है कि उसका जो फील्डिंग है अब वो सेट हो चुका है, और इसके बाद वो देखता है अपने घोड़ों को और उन मुर्दों को। जहाँ वो बोलता है कि मेरे अपने भाई ने मेरी फील्डिंग सेट कर दी, मेरा तो वाट लग गया। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हम आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ शायद से काफी लेट हो चुका है, जिसकी वजह से योनो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम झूठे बड़े भाई, तुमने इतने समय क्यों लगाया? तुम आखिरकार कहाँ हो? मुझे यहाँ छोड़कर कैसे तुम भाग सकते हो? जहाँ योनो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ होगा? हाँ, शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाया, नहीं तो वो जरूर आता। जहाँ तभी उसे जंगल में से काफी ज्यादा खतरनाक जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है, जो कि शायद से शेर और वुल्फ होते हैं। और उनकी आवाज सुनने के बाद योनो का फट जाता है, वो अपने घोड़ों को पकड़ता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम किसी शेर के खाने बन जाएंगे। लेकिन अचानक से ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है और ये देख के यूनो घबरा जाता है और हमें पता चलता है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये देख करके यूनो का मुंह बन जाता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो। और यूनो बोलता है कि ऊपर वाला भी उसका फील्डिंग सेट करना चाहता है, जिसकी वजह से उसका तो ये हाल हो चुका है। अब सच में उसका इन लग चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार वो इस तरीके की सिचुएशन में आखिरकार कैसे फंस गया, आखिरकार ये उसके साथ ही बार बार क्यों होता है। जहाँ वो अपने घोड़ों को धक्का देके आगे बढ़ा रहा होता है, जहाँ उसके घोड़े उसकी बात नहीं सुन रहे होते। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जल्दी चलो।
जहाँ वो हमें बताता है कि वो इन घोड़ों और मुर्दों को पीछे छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ता तो शेर खा लेते और इन मुर्दों को दफना भी नहीं सकते क्योंकि अभी बारिश हो रहा है। जहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो लोग वहां से निकल सके और एक शेल्टर खो सके। लेकिन तभी उसके घोड़े के बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से योनहो उस पे और ताकत लगाने की कोशिश करता और बोलता है कि जल्दी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। लेकिन तभी अचानक से ही वहां पे बिजली चमकता है और ये सभी लोग योनहो और उसके घोड़े नीचे खाई में गिर जाते हैं, जो देख करके योनहो का हालत खराब हो जाता है। वो सोचता है कि उसने सही सोचा था कि उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, क्योंकि लगता है वो टपकने वाला भी है। जहाँ इसके बाद वो लुढ़कते हुए उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इतने सारे पत्ते को चीर के जमीन में पड़ा होता है और वो गिरने के बाद शायद से बेहोश हो चुका होता है। जहाँ वो बोल रहा होता है उठने के बाद कि उसकी जो पीठ है वो काफी दर्द कर रही है और वो सोचता है कि आखिरकार जो घोड़े हैं वो कहाँ गए। और वो जब वो अपने पास-पास देखता है तो वो बोलता है ये क्या है? और उसे पता चलता है कि वो एक केव में आ चुका है और वो केव को देख कर के काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक शेल्टर मिल चुका होता है। और वो बोलता है कि आखिरकार उसने एक शेल्टर को खोज ही लिया, जहाँ उसके घोड़े भी वहीं पर होते हैं। और ये देख कर के वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने घोड़ों को एक पत्थर से बाँध देता है वहाँ पर और बोलता है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को यहीं पे बाँध देता हूँ। इसके बाद वो अपने कपड़ों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही गीला हो चुका है और बोलता है कि ये सच में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। उसे जल्दी से घर जाना चाहिए और इसे सही करना चाहिए। जहाँ वो बताता है कि उसने एक बाहर एक झंडा गाड़ दिया है एक मार के तौर पे, ताकि उसका ब्रदर उसे जल्दी ही खोज ले। जहाँ वो सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो ज़मीन में लेट जाता है और सोने लगता है, क्योंकि इसे सोने के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ इसके बाद वो लेटने के बाद ही वापस से सो जाता है और ये अपने नोबिता से बिल्कुल ही कम नहीं है साला, तुरंत सो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि वो अभी होश में है, इतनी जल्दी नहीं सोया है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि वो होप करता है कि उसका बड़ा भाई वो जल्दी ही उसे खोज ले और उसके साथ कुछ ना हुआ हो। जहाँ वो बोलता है कि नहीं, मेरे बड़े भाई के साथ कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ताकतवर है। मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर से यहाँ आएँगे और मुझे बचा लेंगे। जहाँ इसके बाद वो सो जाता है और हमें दिखता है कि रात ही में उसके घोड़े ने उस पत्थर से अपनी रस्सी तोड़ ली है और रात ही में वो लोग फरार हो चुके हैं। लेकिन इसकी नींद इतनी खराब है कि अभी तक सो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चला। जहाँ कि हमें दिखता है कि ये 1 दिन नहीं 2 दिन सो चुका है और इसके बाद अचानक से ही जब ये सो रहा होता है कि इसके चारों तरफ ब्लू लाइट फैलने लगती है और इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लोट होने लगती है और हवा में आ जाती है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने लगती है। और इस बंदे की नींद इतनी खराब है कि इसे अभी भी होश नहीं आया, जबकि इसकी बॉडी फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और वो सोते ही सोते एक अजीब से एंट्रेंस के अंदर आ जाता है, एक पत्थर के आर-पार। और जब इसका आँख खुलता है, तो ये देखता है कि ये किसी और जगह पे आ चुका है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आया? ये सीलिंग ये काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है और उसको लगता है कि वो नींद में लुढ़कते-लुढ़कते केव के और अंदर आ चुका है। लेकिन तभी अचानक से ही एक आवाज़ आती है कि तुम्हें चुना गया है इंसान। और ये सुनने के बाद उसका पूरा फट जाता है यूँ उनका कि आखिरकार ये कौन बोल रहा है? और वो घबरा के नीचे गिर जाता है। जहाँ तभी वो ऊपर देखता है हैरानी से, तो एक लाइट के फॉर्म में एक बॉल होती है, जो कि उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें चुना गया है इस जगह पर और तुम सक्सेसर बनने वाले हो रेडियंस स्वॉर्ड के। जहाँ ये देख के काफ़ी हैरान होता है अपना यूमिन। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये चमकीली लाइट क्या है और ये मुझसे बात कैसे कर पा रही है? जी हाँ, वो चमकीली लाइट बोल रही होती है कि तुम सही हो, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं एक ट्रांसेंडेंट हूँ, जिसकी फिज़िकल बॉडी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस समय और स्पेस से आगे बढ़ कर के। जहाँ वो लाइट बोलती है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे विल को और रूल करना चाहिए इस पूरे दुनिया पर। जहाँ इस चीज़ को देख कर के जो अपना ह्यूमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो एक भूत हो और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कोने में चला जाता है। जहाँ वो लाइट बोल रही होती है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ और अभी जो चीज़ बात कर रही है तुमसे वो बस मेरा विल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस चीज़ को प्रिपेयर मैंने इसलिए किया था ताकि जो पहला इंसान इस केव में आ पाए उसे मैं अपना सक्सेसर बना लूँ। तो बिना डाउट के मेरे विल को एक्सेप्ट कर लो। जहाँ ह्यूमन सोच रहा होता है लेकिन रुको, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही फ़ैमिलियर है। एक केव जहाँ ह्यूमन का कोई भी प्रेज़ेंस नहीं है, एक ओल्ड मैन का विल। ये तो ये तो हाँ, मैं समझ गया।
ये तो फेथफुल चांस है। इसका मतलब मैं इस कहानी का हीरो हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पावर मिलने वाली है और मैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से बिना मेहनत किए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। और वो ये सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और काफ़ी खुश हो जाता है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो हेवन है, उसने उसे काइंडनेस के लिए उसे रिवॉर्ड दिया है। अब उसे कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जहाँ वो लाइट बोलती है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसी वजह से तुम्हें मेरे स्वॉर्ड आर्ट को इनहेरिट करना होगा। तो उसकी बॉस सुन के अपना योनहो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं करूँगा। जहाँ वो लाइट बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा दूँगा रेडियंट स्वॉर्ड को और ट्रेन करूँगा तुम्हें। जो बॉस सुन के योन बोलता है, हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं श्योर हूँ, मुझे कर दो, मुझे पावर अपनी दे दो। और तभी वो लाइट बोलती है, हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें इस चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ इसी के बाद वो लाइट बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, वो भी पूरे 30 साल तक और तब जा कर के तुम मेरे सारे स्वॉर्ड आर्ट को कॉपी कर लोगे और उसमें मास्टर बन जाओगे। और 30 साल सुन के अपने योनहो का तो मुँह बन जाता है। तुम देख सकते हो ये किस तरीके का मुँह बना रहा है और बोल रहा होता है, क्या कहा 30 ईयर? तो वो लाइट बोलती है, हाँ, ये बस 30 ईयर है, तुम 30 ईयर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और इस पूरी दुनिया पे राज करने लगोगे। तो योनो बोलता है कि नहीं, नहीं रुक जाओ, मैं अपना डिसीज़न बदलता हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैं इस फेट को किसी और के लिए छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। और वो ये बोल के वहाँ से निकलने लगता है और बोलता है कि तुम किसी और को ये दे सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ इस तरीके के रिएक्शन को देख कर के वो लाइट वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो? जहाँ यूनो हँसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता, मैं 30 साल तक यहाँ नहीं रहना चाहता, इस वज़ह से तुम ये किसी और को दे सकते हो। जहाँ इसके बाद हमें वापस से उसी बेगर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि वही मीटिंग थी जिसके बाद अपना जो लूज़र योंगहो था, वो बन गया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पूरी दुनिया में। जहाँ इसके बाद हमें योनो को वापस से दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगता है ये मेरे लिए फेट नहीं है, आप किसी और को चुन लेना। और वो ये बोल के उन्हें बाय बोलता है और वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है और तेजी से भाग रहा होता है। मगर तभी पीछे से उसे कोई बोलता है कि नहीं रुक जाओ, मत जाओ। तो वो पीछे घूमता है और हमें दिखता है कि वो चमकती हुई बॉल एक इंसान में बदल जाती है, एक बूढ़े ओल्ड मैन में। और वो बोल रहा था, तुम्हें 1 सेकंड रुक जाना चाहिए और मेरी बात सुन लेना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि ये है बेकमुहान। जहाँ उसकी इस तरीके के रूप को देख करके अपना यूनहो रुक जाता है और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ही सही था, तुम सच में एक स्कैमर हो। जहाँ ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम स्कैमर आखिरकार किसे बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो अपना यूनहो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले तुम कोई और चीज थे और वो चीज काम नहीं की, तो अब तुम एक इंसान में बदल के मुझे दिखाना चाह रहे हो और मुझे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए बोल रहे हो। तुम सच में एक स्कैमर हो। जो वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं कोई प्रेटेंड नहीं कर रहा, मैं एक स्पिरिट हूँ जिसने अपनी बॉडी पहले ही खो दिया है। जो ये सुन के यूनहो सोचने लगता है कि सच में ये सही बोल रहा है, ये एक स्पिरिट है जिसने अपनी बॉडी खो दी है। और वो ये बोल के अचानक से ही यूनहो उस पर अटैक कर देता है अपने मुक्का से। जहाँ वो स्पिरिट होता है, इस वजह से यूनहो उसके आर पर हो जाता है। जहाँ वो ओल्ड मैन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? यूनहो ये चीज देख करके काफी घबरा जाता है। वो बोलता है, तुम तो सच में एक भूत हो। और वो काफ़ी डर जाता है, उसके मुँह नाक से पानी निकलने लगते हैं। जहाँ वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया। मैंने स्प्लिट ट्रांसमिशन आर्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि सिर्फ़ हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम इसे घोस्ट नहीं कह सकते। लेकिन यनो बोलता है, लेकिन हम इस तरीके की चीज़ को घोस्ट ही कहते हैं। जहाँ ओल्ड मैन इसकी बातों से काफ़ी इरिटेट होके गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है, मैंने कहा ना मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। जहाँ इसके बाद हमें उस बेगर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि और इसी तरीके से जो यूनहो था वो अपने मास्टर से पहली बार मिला। जहाँ हिस्टोरियन पूछ रहा होता है, स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट आखिरकार ये क्या चीज़ है और ये क्या सही में एग्जिस्ट करती है? तो वो बताता है बेगर, हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हिस्टोरियन बोलता है कि तो आखिरकार वो कौन मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने इतनी खतरनाक आर्ट को इस्तेमाल किया? तो वो हिस्टोरियन बताता है, क्या सच में तुम जानना चाहते हो? वो कोई और नहीं था, वो था स्वॉर्ड एम्परर। और हमें बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड एम्परर था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था हिस्ट्री में। जहाँ वो हिस्टोरियन बोल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंसान थे, जो कि थाउज़ेंड स्वॉर्ड बेक क्लैन के मेंबर थे, जिन्होंने मास्टर किया था स्वॉर्ड आर्ट को। जहाँ वो बेगर बोल रहा होता, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और बेक मुहान वही इंसान है जिसने रेडियंस स्वॉर्ड को सीखा था।
और वो वही इंसान है जिसने यूनहो को भी ट्रेन किया है और इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया। जहाँ ये बात सुनने के बाद वो हिस्टोरियन हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता कि अपने यूनहो का मास्टर एक स्वॉर्ड एम्परर था। जहाँ वो बोल रहा होता है कि लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्वॉर्ड एम्परर थे, वो 300 साल पहले ही टपक गए थे। जहाँ वो बेगर बोलता है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो उस जनरेशन से आते थे, जिनके बारे में सभी लोग आज के समय पे भूल चुके हैं। लेकिन ये भी सही है कि वही यूनहो के मास्टर हैं, जिन्होंने यूनहो को इतना पावरफुल बनाया है। जहाँ हिस्टोरियन बोलता है कि ये कितने ज़्यादा ही इनक्रेडिबल बात है। जहाँ वो आगे बोलता है बेगर से, इसका मतलब जो यूनहो है, उसने काफ़ी ज़्यादा ही विनती की होगी स्वॉर्ड एम्परर से कि वो उसे सिखा दे। तो उसकी बात सुनने के बाद वो बेगर बोलता है, नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। यूनहो नहीं था जिसने काफ़ी विनती की थी, वो स्वॉर्ड एम्परर थे। जहाँ हमें बताया जाता है कि स्वॉर्ड एम्परर को पिछले 300 साल से कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला था, जिसे वो सिखा सके। ना ही उसके क्लैन का कोई डिसेंडेंट आया होता उसके पास, जिसकी वजह से उसे किसी भी हाल पे एक डिसेबल चाहिए था। और हमें दिख रहा होता है कि जो स्वॉर्ड एम्परर होता है, वो चिल्लाते हुए यूनहो को बोल रहा होता है कि तुम्हें तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना ही होगा। जो है यूनहो वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं क्यों इस तरीके के झमेले में पड़ूँ? मैं तो तुम्हारे बेक क्लैन से भी नहीं आता और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को सीखने की, इस वज़ह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ उसकी इस तरीके की बकवास सुनने के बाद वो ओल्ड मैन गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूँगा? और इसी के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और जो रास्ता होता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा पत्थर लाके गिरा देता है, जिसकी वज़ह से यूनहो आगे ना जा पाए। और इस चीज़ को देख के यूनहो थोड़ा हैरान होता है। जहाँ वो ओल्ड मैन हँसते हुए बोल रहा होता है कि अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने मोटे स्टोन गेट को तोड़ के यहाँ से निकल सकते हो? अभी की जो तुम्हारी एबिलिटी है, उससे तुम इसे कभी भी तोड़ नहीं सकते। और इसके बाद वो युनहो के पास आते हुए बोलता है कि अब क्या तुम सीखना चाहते हो? मेरे मार्शल आर्ट को अगर तुम सीख लो, तो तुम इस तरीके के स्टोन को किसी पेपर की तरह अपने स्वॉर्ड से काट सकते हो। तो युनहो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी वो अपने कोट में से कुछ निकालता है और वो एक स्वॉर्ड को निकालता है, जिसे देख कर के वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि तुम स्टोन को कभी भी नहीं काट पाओगे इस तलवार से अभी की एबिलिटी के साथ। जहाँ हमें दिखता है कि योन उसकी बात नहीं सुनता और अपने स्वॉर्ड से उस पत्थर को तोड़ने बैठ जाता है। जहाँ ये देख कर के वो ओल्ड मैन काफ़ी हैरान हो रहा होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? तो यूनो बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते? मैं इस पत्थर में एक होल बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। जहाँ वो आगे बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि ये स्टोन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक समय पे मैं इसे तोड़ ही दूँगा और इसमें एक गड्ढा बना लूँगा जिससे मैं निकल जाऊँ, चाहे उसमें मुझे 1 से 2 साल ही क्यों ना लग जाए। जहाँ उसकी इस तरीके की बकवास सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम ये सब चीज़ 1 से 2 साल तक करने वाले हो? तो अपना यूनहो बोलता है कि हाँ, हाँ, ये कितना ज़्यादा फ़नी है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ 30 साल तक, वो भी यहाँ बैठ कर के। इससे अच्छा मैं 2 साल में ये पत्थर तोड़ के यहाँ से भाग ना जाऊँ। जो वो ओल्ड मैन इस तरीके की बकवास सुन के अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कमीना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही पागल इंसान है। मेरा अगर बस चलता, मैं स्प्लिट ना होता, तो मैं इसे तब तक मारता जब तक ये मर ना जाता। जो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ट्राई क्यों नहीं करना चाहते? सीखना क्यों नहीं चाहते मुझसे? तुम मुझे बार-बार डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो? तो यूनहो बोलता है कि क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं 30 साल तक यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ। तो ओल्ड मैन उसे बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से 20 साल के बाद जाने दूँगा, ट्रेनिंग करने के बाद। तो यूनहो बोलता है, नहीं, ये अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा है। और वो ये बोल के ज़मीन पे लेट जाता है। जहाँ वो आगे बोल रहा होता है कि कम से कम 3 साल, हाँ, मैं 3 साल ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जहाँ ये सुन के वो ओल्ड मैन का गुस्सा अलग लेवल पे चला जाता है, उसके पूरे फेस से धुआँ निकलने लगता है गुस्सा के मारे। वो मन में सोच रहा होता है कि 3 साल, ये सच में कमीना है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं 3 साल में? ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, वो भी इससे इतनी जल्दी नहीं सीख पाया। तो ये उन्हों काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा मुँह बना के बोलता है, तो इसका मतलब लगता है मुझे इस पत्थर को तोड़ के यहाँ से जाना ही होगा। जहाँ ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो चिड़चिड़ा रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। ज़ेहियनो बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टाइम बढ़ा देता हूँ 5 साल, क्या बोलते हो? जहाँ उस ओल्ड मैन को भी ना चाहते भर में भी ये कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 5 साल में सब कुछ सिखा दूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दूँ इस दुनिया में इन 5 सालों में। जहाँ उसकी ये बात सुन के यूनहो ध्यान देता है और सोचता है, क्या वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग?
मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में मुझे 5 साल में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा है। और इसके बावजूद मैंने कभी भी एक स्पिरिट के बारे में नहीं सुना है जो कि इतना पावरफुल हो। तो मैं इस टेक्निक को सीख सकता हूँ और मैं अपने 5 साल दे सकता हूँ और मैं इसके बाद काफ़ी आराम करूँगा। और वही सोच के अजीब-सा मुँह बनाता है, जहाँ वो बोल रहा है कि अगर ये सच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है इस पूरी दुनिया में, तो ये मुझे 5 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा और इस तरीके की अपॉर्च्युनिटी को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसके लिए 5 साल सच में काफ़ी ज़्यादा ही सस्ता है। जहाँ इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को रखता है और बोलता है, "चलिए ठीक है मास्टर, अब मैं आपके साथ सीखूँगा और आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आप 5 साल में मुझे स्ट्रॉन्ग बना दें।" जहाँ इसके बाद सीन वापस से बदल जाता है और हमें बेगर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ऑफ़ कोर्स ये बात सही है कि जो यूनो है उसे नहीं मालूम था कि उसके जो मास्टर है वो स्वॉर्ड एम्परर थे। लेकिन जो स्वॉर्ड एम्परर था वो ज़रूर से जानता था कि वो इस बंदे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। क्योंकि ये जो पर्सन उससे मिला आखिर में, वो एक ऐसा बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही लेज़ी है। जहाँ हमें दिखता है कि वापस से अपना जो एमसी होता है वो सो रहा होता है, जो देख कर के उसका मास्टर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कमीने क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो और ट्रेनिंग करो। तो जहाँ उसकी बकवास सुनने के बाद यूएनओ उठता है, जहाँ उठने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इस वज़ह से मैं सो गया और मैं तुम्हारे जैसा मरा हुआ थोड़ी ना हूँ। इस वज़ह से मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे नींद लेना ज़रूरी है। क्या इस बात के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? और ये बात सुनने के बाद उस ओल्ड मैन का जो गुस्सा होता है वो और भी लेवल में बढ़ते जाता है। वो थूकते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कर्ज़ करता हूँ, बेगमुहान जो सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड एम्परर है, वो तुम्हें कर्ज़ देता है। और वो ये बोल के ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जहाँ ये जमाई ले रहा होता है अपना यून और बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, मुझे सही से जागने तो दो। जहाँ ये सब ड्रामा देख कर के वो बोल रहा होता है कि मुझे आखिर में एक ऐसा डिसाइपल मिला जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही लेज़ी है, एक सुस्त, कमीना लड़का और वो दिन भर सोता रहता है, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं करता और मेरा दिमाग खराब करता है। जहाँ इस वज़ह से उसका जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि अगर इस तरीके से तुम ट्रेनिंग करोगे तो अगले 50 साल में भी तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो बोलता है कि क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है जिससे मैं सीख जाऊँ? तो ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसके मास्टर को। जहाँ इसी के बाद जो यूनहो होता है वो अपना मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है कि धत तरीके मुझे कितना ज्यादा बकवास मास्टर मिल चुके हैं, काश मुझे भी थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड मास्टर मिले होते। और ये बात वो जान के चिढ़ाने के लिए अपने मास्टर को बोल रहा होता है। जहाँ ये बात उसके मास्टर के दिल पे लग जाती है और वो बार बार इसी बात को सोचने लगते हैं, जहाँ उन्हें ना चाहते भर में भी अपने ही स्टूडेंट से माफी मांगना पड़ता है। जहाँ बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस बता रही होती है कि जो अपना यूनो है वो जब भी अपना मुंह खोलता है वो अपने मास्टर को अनॉय कर देता है और उसकी हर एक बात उसके मास्टर के गुस्से को बढ़ा ही देती है। और उसके मास्टर के पास अगर असली बॉडी होती तो वो गुस्से से ही फट जाती। जहाँ उसके मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं उसने काफी ज्यादा ही समय से इंतजार किया है एक वर्दी सक्सेसर का और उसे ना चाहते भर में भी ये सारा टॉर्चर सहना पड़ेगा ताकि वो अपना मार्शल आर्ट इसे पास कर सके। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मास्टर के सामने ही अपना यन हो घुलाटी मार रहा होता है जमीन में और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। जहाँ वो तभी रुकने के बाद बोलता है कि अच्छा मास्टर आप मुझे एक बात बताइए। तो उसके मास्टर बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या जानना चाहते हो। तभी यूनहो इशारा करता है उस पत्थर की ओर और बोलता है कि आखिरकार आपने उस स्टोन गेट को नीचे कैसे गिराया। आप तो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी को खो चुके हैं। तो उसके मास्टर बताते हैं कि उन्होंने पहले ही एडवांस में उस पत्थर को वहां पे लगा दिया था और उन्होंने बस एक स्टिंग को मैनिपुलेट किया जिसकी वजह से वो गेट लग गया। तो जहाँ ये सुनने के बाद अपना यूनहो बोलता है कि आखिरकार आपने ये कैसे किया, आपके पास तो बॉडी ही नहीं है। तो उसके मास्टर बताते हैं ये चीज उसके बॉडी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, उन्होंने सिंपली लेविटेशन का इस्तेमाल किया है। जहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने सिंपली लेविटेशन का इस्तेमाल किया है जिसको इस्तेमाल करने के लिए उनको बस अपना क्यूआई एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं उनको कुछ याद आता है और वो पागलों की तरह हंसने लगते हैं। जहाँ वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि उन्होंने पहले इसके बारे में रियलाइज क्यों नहीं किया। और वो हंसते हुए अपने यूनहो को देख रहे होते हैं और पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, उनकी हंसी बंद नहीं हो रही होती। जो देख करके यूनहो घबरा जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया बूढ़े आदमी, क्या आखिर में तुम सच में पागल हो गए हो। जहाँ उसके मास्टर जो रहते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं अपने बॉडी ही के बारे में बहुत समय से सोच रहा था जिसकी वजह से मेरे इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया। मैं बस सोच रहा था कि मेरे पास बॉडी नहीं है इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं 300 सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं किया। जहाँ तभी
जो युनहो रहता है उसके बगल से कुछ जाता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि आखिरकार बूढ़े आदमी तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी युनहो अपने बगल में देखता है और वो देखता है तो उसके बगल में जो दीवार होता है वहां पे काफी बड़ा पत्थर जाकर टकराता है। और ये देख के युनहो काफी हैरान हो जाता है, जहाँ उसके मास्टर एक पत्थर को हाथ में फ्लोट करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं और वो ईविल की तरह हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि मेरे पास बॉडी भले नहीं है लेकिन मैं किसी भी रॉक को मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने क्यूआई एनर्जी की मदद से। जहाँ ये देखने के बाद अपना जो युनहो रहता है उसका हालत खराब हो जाता है और वो बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो ओल्ड मैन यानी कि युनहो का मास्टर बोलता है कि इसका मतलब मैं रॉक के साथ ये सब कर सकता हूँ और वो एक साथ ही काफी सारे पत्थर को लेविटेट करा देते हैं और डरा रहे होते अपने युनहो को। और ये चीज देख करके युनहो का भी हालत खराब हो जाता है, उसके पूरे मुंह से पसीना निकलने लगता है। जहाँ वो अभी से ओल्ड मैन बोल रहा होता है उसके मुंह से मास्टर निकल रहा होता है। अब जहाँ जो ओल्ड मैन यानी कि मास्टर होता है वो काफी सारे अटैक कर देता है युनहो पे, जिससे युनहो बचने की कोशिश करता है। और इसके बाद हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही होती है अपने युनहो की। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद जो बेकमुहान था और युनहो उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई जो कि दिन और रात दोनों में चलती थी। जहाँ वो आवाज हमें बता रही होती है कि दिन के समय जो अपना युनहो रहता था वो स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता था और वो भी दिन भर, वो भी बिना रुके और थके। और जब रात होती थी तो वो और उसके मास्टर बातचीत करते थे और एक दूसरे से डिबेट करते थे। और जब भी अपना जो युनहो रहता था वो सो जाता था ट्रेनिंग करते करते, तो उसके मास्टर ने एक ट्रिक सिखाया था जिसकी वजह से वो अपने सपने में भी प्रैक्टिस कर सकता था। और हमें दिखता है कि अपना जो युनहो रहता है वो अपने सपनों में भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे सोने में भी काफी तकलीफ हो रहा होता है। और अपना जो युनहो था उसका जिंदगी किसी स्वॉर्ड की जैसी हो गई थी, उसका जिंदगी पूरी तरीके से स्वॉर्ड में बदल गया था। जहाँ हमें दिख रहा होता है कि उसके मास्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं जब अपना युनहो सो रहा होता है, लेकिन सारे पत्थर को वो आसानी से सोते ही सोते रोक लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब जो अपना युनहो था उसकी जिंदगी एक स्वॉर्ड बन चुकी थी। और उसके मास्टर उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि युनहो के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था और इस वजह से युनहो को अपना लेजीपन छोड़ना पड़ा था और उसे दिन भर मेहनत करना पड़ रहा था, जो चीज देख करके उसके मास्टर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 5 साल काफी ज्यादा जल्दी ही पास हो गया और जब अपना युनहो वापस आया उस ट्रेनिंग के बाद तो उसने पूरी दुनिया ही को हिला कर रख दिया। जहां हमें दिखता है कि युनहो उस दरवाजे को अपने एक ही हाथ से उठा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और हमें पहली बार 5 साल के बाद अपने युनहो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार वो उस जगह से बाहर आ चुका है। और इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब अपना युनहो वहां से जाने वाला था। हमें दिखता है कि अपना जो युनहो रहता है वो सो रहा होता है और उसके मास्टर उसे आवाज लगा रहे होते हैं, जो सुनने के बाद वो बोलता है कि मास्टर मुझे थोड़ा देर और सोने दीजिए। जहाँ इसके बाद उसके मास्टर से जोर से आवाज लगाते हैं जिसकी वजह से उसे ना चाहते भर में भी उठना पड़ता है और वो अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है कि मास्टर, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा और सोना है, कि आप मुझ पे भरोसा अब नहीं करते। जहाँ तभी युनहो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने उसका मास्टर बैठा है जो कि सीरियस है और उसे बोल रहा होता है कि तुम इधर आओ। जहाँ इसके बाद युनहो उसके सामने जाके बैठ जाता है और बोलता है कि आखिरकार क्या बात है मास्टर, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो उसके मास्टर हंसते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट को सीखने में बिता दी, जहाँ उन्होंने होप किया होता है कि वो मार्शल आर्ट का अंत देखे। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा टाइम मार्शल आर्ट को दे दिया और अंत में उन्होंने मार्शल आर्ट के चक्कर में सब चीज को छोड़ दिया और वो एक शेलफिश ओल्ड मैन बन गए जिन्होंने अपने क्लैन तक को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। जहाँ उनकी ये सारी बात सुनने के बाद अपना यूनहो सोचने लगता है कि आखिरकार आज इन्हें क्या हुआ, पहले तो ये ऐसे नहीं थे, आजकल ये क्या बात कर रहे हैं। जहाँ उसके मास्टर मुस्कुराते हुए और उनकी आंखों में रिग्रेट दिख रहा होता है, वो बोल रहे होते हैं कि उन्होंने सोचा था कि उनका जो क्लैन है वो उन्हें क्यों नहीं देखने आया, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि उसके क्लैन वाले यहाँ क्यों नहीं आए उसे खोजते हुए। जहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों और फैमिली को पीछे छोड़ दिया था बस इसी वजह से ताकि वो मार्शल आर्ट के अंत को देख सके, और उन्होंने सोचा था कि वो मार्शल आर्ट का अंत देख लेंगे और वो चीज उन्हें सब कुछ दे देगी, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत निकल गए। जहाँ वो यनहो को बताते हैं कि जो मार्शल आर्ट है वो ह्यूमन सीखते हैं
ताकि वो लोगों के साथ चल सके और उनके साथ स्वॉर्डमैनशिप को समझ सके। और जो ऐसा नहीं कर सकते वो कभी भी स्वॉर्डमैनशिप का मीनिंग नहीं समझ सकते। और यूमिन, तुमने मेरी मदद की है इस चीज को रियलाइज करने में। और ये चीज सुन के यूमिन काफी हैरान हो जाता है और काफी हैरानी से अपने मास्टर को देखने लगता है, जहाँ उसके मास्टर बोलते हैं कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी को सिखाया है और वो तुम हो यूमिन। मैं काफी बार गुस्सा करने लगता था, मैंने काफी ज्यादा ही इंजॉय किया तुम्हें सिखाते हुए, मुझे काफी ज्यादा खुशी फील हुई, मैंने तुम्हारा ग्रोथ को देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे बीच में एक रिश्ता, एक बॉन्ड बन गया। जहाँ ये सब सुनने के बाद यूनहो बोलता है कि मास्टर, आखिरकार क्या हुआ है? आज आप इस तरीके की बात क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब कभी भी नहीं मिलेंगे, आप ऐसी बात कर रहे हैं। जहाँ उसके मास्टर बोलते हैं कि यूमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब समय आ चुका है। और ये चीज सुन करके यूमिन गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है, आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है कि टाइम आ चुका है? जहाँ यूमिन के आंखों में थोड़ा सा नमी होता है, क्योंकि वो उदास हो चुका था। वो बोल रहा होता चिल्लाते हुए अपने मास्टर से, आपने तो कहा था आप मुझे 30 साल तक सिखाने वाले हो, और अभी तक तो बस 5 साल ही बीते हैं, बाकी के 25 साल तो अभी भी बचे हैं ना, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो उसके मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल कहा था। तो यूमिन बोलता है कि हाँ, आपने कहा था। जहाँ उसके मास्टर से बताते हैं कि उन्होंने अपना इंटरनल क्यूआई एनर्जी का इस्तेमाल किया और एक एलेक्सर को प्रिपेयर किया ताकि तुम बिना खाए हुए जिंदा रह सको, और मैंने वो एलेक्सर तुम्हें खिलाया। और ये देखने में इतना आसान नहीं लगता, मगर उस एलेक्सर को बनाने में मेरी काफी सारी एनर्जी खत्म हो गई, और इसी वजह से अब समय आ चुका है कि हमें गुड बाय कह देना चाहिए। और वो मुस्कुराते हुए बोल रहे होते यूमिन से, और वो ये बात मुस्कुराते हुए बोल रहे होते यूनहो से। जहाँ यूनहो बोलता है चिल्लाते हुए, आपने आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा होता तो मैं बाहर से जाकर शिकार कर लेता और खाना जमा कर लेता। जहाँ उसके मास्टर मन में सोच रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ जब तुम इस जगह को छोड़ो तो तुम इस जगह पे वापस कभी ना हो। जहाँ वो ह्यूमन से बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने समय को बहुत सारा इंजॉय किया, मैंने ये समय तुम्हारे साथ शेयर किया, और मैं सच में चाहता था तुम्हें देखना कि तुम इस दुनिया में कैसे ट्रैवल करते हो और कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ते हो और पावरफुल बनते हो। जहाँ उसके मास्टर युनहो को देखते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे नजरों में तुम पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और तुम जरूर से इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाओगे युनहो। और इसी के बाद वो अपने स्टूडेंट युनहो को बोलते हैं कि जाओ और जाके इस दुनिया को देखो, और इस बात को ध्यान में रखना कि तुम उस नेचुरल फ्लो के साथ बहते जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जाओ और अपने लोगों से मिलो इस दुनिया को देखने से पहले। जहाँ ये सारी बात सुनने के बाद जो यूनहो रहता है वो भी उदास हो जाता है। वो बोलता है कि मास्टर, मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जहाँ उसके मास्टर बोलते हैं कि मैं आगे बढ़ने के चक्कर में अपने कदमों को देखना भूल गया था, इस वजह से मैंने काफी बड़ी गलती कर दी, तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना यूनहो। और इसके बावजूद कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा दोबारा, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में पूरी दुनिया में से कोई नहीं जानती है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो, और जो भी पल हमने साथ बिताए हैं, जो भी स्वॉर्डमैनशिप तुमने सीखी है मुझसे, मैं उसमें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अगर तुम आगे चल के बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं भी बने, बहुत ज्यादा ग्रेट ना भी बने, तो वो ठीक है, तुम परेशान मत होना। जी हयनों की आंखों में बस आंसू आने वाले होते हैं। वो बोल रहा होता है, मास्टर, मास्टर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज आप एक और दिन यहाँ रह लो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा सीखना है अभी आपसे, मैं ज्यादा नहीं सीखा हूँ। और वो ये बोलते बोलते चिल्लाने लगता है, जहाँ उसके मास्टर वहां से गायब हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि तुम बस खुश रहना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और ह्यूमन उन्हें रोकता रह जाता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाते हैं। जहाँ जो अपना ह्यूमन रहता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मास्टर, ये चीज आपको मुझे थोड़ा देर पहले ही बताना चाहिए था। और वो ये बोलने के बाद काफी ज्यादा ही रोने लगता है। और इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि और इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें प्रेजेंट में युनहो को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो आप इसी वजह से इतनी ज्यादा जल्दी चले गए मुझे कुछ भी बताए बिना। जहाँ हमें पता चलता है कि जो यूनो का कपड़ा रहता है उसके मास्टर ने उस पर काफी सारी चीजें लिख दी हैं, वो भी पहले से ही, जिस वजह से यूनो काफी गुस्सा कर रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार आपने ये सब क्या लिख दिया है इस पर।
और हमें पता चलता है कि उसके मास्टर ने वहां से गायब होने से पहले ही एक मैसेज यूनहो के क्लॉथ पर लिखा होता है और उस क्लॉथ में लिखा हुआ होता है कि जो वी योंग हो का मार्शल आर्ट टेक्निक है वो पूरी तरीके से उसने नहीं सीखा है क्योंकि काफी कम समय था, उसने बस 5 साल तक ट्रेनिंग किया है। इसी वजह से वो अभी तक इनकम्प्लीट है और इसी वजह से यूनहो को अभी भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि मुहान अब डिसअपियर हो चुके हैं। और जो बेक मुहान थे उन्होंने एक फीचर को अपनी यूनहो के बॉडी में डाल दिया था और वो पावर आई होती उसी एलेक्सर की वजह से जो कि यूनहो ने खाया होता है और बेक मुहान ने उसे दिया होता है। और वो जो एलेक्सर होती है वो यूनहो की पावर को अंदर ही से इम्प्रूव करती रहती है, वो उसके मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करती है, वो ऑटोमेटिकली अपने यूनहो को स्ट्रांग बनाती रहती है। लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत है, लेकिन जो मार्शल आर्ट टेक्निक उन्होंने सीखी है अगर उसका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, जो लेक्सर का स्पीड है पावर को बढ़ाने का, तो अपने यूनहो की जो बॉडी होगी वो ब्लास्ट हो जाएगी, जिस वजह से अपने यूनहो को हमेशा ट्रेनिंग करते रहना होगा। और अगर अपना यूनहो ट्रेनिंग करना छोड़ देता है तो उसका जो इनर एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी के बाद अपना यूनहो मारा जाएगा ब्लास्ट होने के वजह से। और इसी चीज को देखने के बाद यूनहो इतना गुस्सा कर रहा होता है, जहां उसके मास्टर ने आखिर में लिखा होता है कि तुम मारे जाओगे यूनहो अगर तुमने वापस से आलस किया और ट्रेनिंग छोड़ी तो। और ये देखने के बाद यूनहो वापस ओल्ड मैन को बुरा बोल रहा होता है, जहाँ उसके मास्टर ने बोला होता है उसे कि इस दुनिया में ट्रैवल करो और चीजों को देखो। जब तुम इस दुनिया को देखोगे तो तुम फील करोगे चीजों को, और जब चीजों को तुम फील करोगे तभी तुम सीख पाओगे। और कभी भी सेटिस्फाई मत हो जाना थोड़े बहुत चीजों से, क्योंकि तुम्हें काफी बड़ी बड़ी चीजों को देखना है और काफी बड़े लोगों से मिलना है। जहाँ तभी यूनो शांत हो जाता है और बोलता है कि मास्टर आपने तो आखिर में भी मुझे फंसा ही दिया। जहाँ उसके मास्टर ने बताया होता है कि पहली जगह तुम्हें जहाँ जाना है वो है रूलिन और फाइंड करना है सबसे ज्यादा बड़े स्कॉलर को और उनके साथ रहना है। जिस चीज को पढ़ने के बाद अपने जो यूनो का होश उड़ जाता है और ये पढ़ने के बाद वापस से यूनो गुस्सा करने लगता है अपने मास्टर पे, क्योंकि उसके मास्टर ने काफी सारी चीजें बताई होती है कि तुम्हें काफी सारे जगह पे जाना है। जहाँ इसके बाद अपने यूनहो को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सबसे पहले वो अपने घर जाने वाला है और वो देखने वाला है कि उसके ब्रदर ठीक है या नहीं। जहाँ वो बोल रहा होता है कि मैं वापस आके जितनी भी चीजें प्रॉब्लम हुई होगी उन सब चीज को, जहाँ वो बोल रहा होता है मैं वापस जाने के बाद जितनी भी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम हुई हैं घर पर वो मैं ठीक करने वाला हूँ। और वो अपने मॉम और डैड को याद कर रहा होता है, जहाँ वो वहां से जाते हुए बोलता है कि उसे जो भी चीज़ करना है, उसे जल्दी ही करना होगा। जहाँ इसी के बाद वो अपने घुटनों पे आ जाता है उस केव के सामने और झुक करके आखिरी बार अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं इस जगह पे वापस कभी नहीं आने वाला, तो मैं आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा मास्टर। और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हमें उस केव को दिखाया जाता है जहाँ से उसकी मास्टर की सोल आ चुकी है और हमें पता चलता है कि उसके मास्टर ने उसका बहुत बड़ा वाला काट दिया है और वो हंसते हुए अपने यूनहो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जहाँ वो हंसते हुए पागलों की तरह बोल रहा होता है कि तुम कमीने, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो हँसते हुए बोल रहा होता है कि तुम कमीने, तुम इस दुनिया में जाकर के सोना नहीं चाहते, तुम्हें इस दुनिया को घूमना ही होगा। तुम किसी मम्मी की तरह जाकर के सो नहीं सकते ज़मीन में पड़े-पड़े। तुम्हें इस पूरी दुनिया को घूमना होगा। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और इस वर्ल्ड को जानना तुम्हारी ड्यूटी बननी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें आरामदायक ज़िंदगी जीने दूँगा? नहीं, अब तुम्हें जाना होगा, इस पूरी दुनिया को घूमना ही होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और आखिर में वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो मार्शल आर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। जहाँ वो भी थोड़ा उदास लग रहे होते हैं अपने यूनहो को वहां से जाते हुए, और वो बोलते हैं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहां से गायब हो जाते हैं उसे बोल के कि तुम खुश रहना जिंदगी भर। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनहो को जो कि आसपास के घास के स्मेल को सूंघ करके बोल रहा होता है ये कितना ज्यादा समय बीत गया है इस तरीके के स्मेल को लिए हुए। जहाँ इसके बाद हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि होता है काइफिंग सिटी। तो चलो वीडियो खत्म, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर से बता देना, और ये बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो सायोनारा।